आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी रिफ्लेक्शन हमें नज़र आई है, क्योंकि एक जज के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई गई तारिक जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ कि उनकी डिग्री जाली है, और उसके ऊपर खूब सोशल मीडिया के ऊपर भी चर्चा हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर खूब वो खबर फैलाएगी। लेकिन हुकूमत की जानिब से हमारे जो वज़ीर कानून हैं, जो हर मौके के ऊपर बयान देने के लिए तैयार होते हैं, वो अच्छा हो या बुरा हो, उनका काम यह है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की हाँ में हाँ मिलाने के लिए किसी ज़माने में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये काम करते थे। अब लॉ मिनिस्टर की भी ड्यूटी यही है कि हर गलत काम को भी उन्होंने कहना होता है हाँ ये सही काम है, लेकिन इस मामले के ऊपर वो नहीं बोले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो एक गैर मामूली इक़दाम ये किया कि तारिक जहांगीरी साहब के अलावा बाकी सारे जज बैठ के अदालत लगाई उन्होंने, और उसके ऊपर सवाल जवाब किया। जो स्टेटमेंट्स थी वो बड़ी सख्त थी कि किसी को हक़ नहीं कि सोशल मीडिया पर मुहिम चलाए। जितने अदारे बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, PTA, FIA, पैमरा को नज़र नहीं आ रहा। अब हम हुकूमत को पैमरा को बताएंगे कि इनकी क्या ज़िम्मेदारी है। चीफ जस्टिस कह रहे हैं ये अदारा जाती रिस्पॉन्स है, जो इसमें मुलव्वस होगा गर्मियाँ अडयाला जेल में गुजारेगा। अब इस बयान के बाद मैं सोच रहा था कि शायद चीफ जस्टिस आज आमिर फ़ारूक साहब हुक्मनामा देंगे और किसी को अंदर कर देंगे और गर्मियाँ उसकी जेल में गुजरेंगे, लेकिन इसके बाद उन्होंने समाज जो थी वो गर्मियों के बाद तक, गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। इसलिए गर्मियाँ जेल में जाने का इम्कान नहीं है। जिसने भी ये खबर फैलाई है आराम से रहे, सर्दियों में उसका जेल जाने का अगर इम्कान हुआ तो पैदा होगा। बहुत हो चुका है, जो मुहिम के पीछे उसे नहीं छोड़ेंगे। तासुर है कि हुकूमत इस मुहिम के पीछे है। जस्टिस कुल हसन साहब कह रहे हैं हुकूमत की खामोशी बताती है कि इसमें शामिल है। जजेस के ख़िलाफ़ मुहिम चली, हुकूमत ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने इसके ऊपर बात क्यों नहीं की? इसका मतलब यह है कि आप इसको इंडोर्स कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, और कल एक और इससे भी बड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा, और वो रिज़र्व सीट्स का मामला है। वो भी हतमी स्टेज के ऊपर है। पिछले हफ्ते उसका फ़ैसला हो सकता था, लेकिन बाज़ नामालूम वजूहात, मैं उसको समझने से कासर हूँ, क्योंकि सिर्फ जवाब आना बाकी था और उसको एक हफ़्ते की तारीख डालने की कोई जवाज़ नहीं बनता था। एक अहम इशू जिसके ऊपर 1 महीना गुजर चुका है, 2 महीने गुजर चुके हैं, उसके ऊपर फ़ैसले की घड़ी थी, फ़ैसला आना चाहिए था, फ़ैसला नहीं हुआ। और ऐसी ही सूरत हाल कल हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट में होगी जैसी इस केस के मामले में। और तारिक जहांगीरी साहब जिनकी वजह से आज ये बेंच बैठा, तारिक जहांगीरी साहब कर क्या रहे हैं? तारिक जहांगीरी साहब ने इस्लामाबाद के तीनों हलकों के ऊपर एक ट्रिब्यूनल के अंदर वो केसेस हैं, और नून लीग के तीनों MNAs को उन्होंने बुलाया हुआ है। आज शायद 2 को या 3 को जुर्माना भी किया उन्होंने, और मामला कहाँ जाएगा ये भी आइंदा दिन तय कर देंगे। और अगर फ़ैसला इस्लामाबाद में होता है तो क्या इस्लामाबाद तक रुकेगा, या लाहौर के ऊपर जो पतन की रिपोर्ट कहती है कि वो फॉर्म 45 थे ही नहीं और नतीजा पहले आ गया, वो भी केस साथ खुल जाएगा, और फिर सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी? हम साहब आप फरमाइएगा, ये जो आज फुल बेंच था, बड़ा बेंच है, लार्जर बेंच है, एक जज साहब तारिक जहांगीरी साहब ही नहीं, बाकी तो पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही बैठ गई, और रद्द-ए-अमल भी बड़ा सख्त दिया उन्होंने। पीछे इसके साइंस क्या है? कौन था उस सारी कैंपेन के पीछे? जी मलिक साहब बहुत शुक्रिया जी। सर गुजारिश ये है कि ज़रा हमारा रोज़ हाई कोर्ट में हम पेश होते हैं, रेगुलर अपीयरेंस हमारी है। मैं इस्लामाबाद बार काउंसिल का वाइस चेयरमैन भी रहा, मैं मेंबर भी हूँ। ऐसा आई डोंट थिंक कि जी कोई कॉन्स्पिरेसी है या कोई पीछे कोई हाथ है या कोई जिस तरह लोग कहते हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखिए पाकिस्तान में आपने देखा कि बड़ी चेकर्ड हमारी हिस्ट्री है। जो आइन की ट्राइकोटोमी ऑफ पावर की जो बात हम करते हैं, हर जगह आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। ये किसने फैलाई कि डिग्री जाली है? देखिए डिग्री, मैं तारिक जहांगीरी साहब को मैं पर्सनली भी जानता हूँ। वी स्टार्टेड अवर कैरियर इन 1991, और उन्होंने लॉ किया, हमारे सामने लॉ किया, हमारे सामने वो वकालत शुरू की उन्होंने। और ये कोई फॉर द फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, इससे पहले वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे, उस वक्त भी वेरिफिकेशन हुई इनकी डिग्रीज़ की। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब हुए, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हुए, एलिवेशन हुई। अब देखिए ना, रियासत माँ होती है ना, रियासत आपकी रियासत आपको कोख लेती है। फैलाया किसने की डिग्री जाली? सर गुजारिश ये है कि एक आम आदमी था, मैं तो उसको नहीं जानता, ना उसको जजी जानते हैं, ना उसको इस्लामाबाद के लॉयर जानते हैं। उसने एक एप्लीकेशन दी कि जी ये वेरीफाई करें, और देखें 91 में उन्होंने लॉ किया, मैंने 91 में लॉ किया। अब वो मैनुअल एक डॉक्यूमेंट मौजूद है यूनिवर्सिटी कराची में, उसमें अगर आप टेम्परिंग कर दें, आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर है से के 701 है, 1 को आप 7 कर दें, 0 को आपका ख्याल है कि टेम्पर करके उसको जारी? जी ऐसे ही हुआ। ऐसे इसलिए कि देखें ना, मैं तो आई विटनेस हूँ उनके कैरियर का, कि मैं मेरे वो दोस्त भी हैं, मेरे साथ हमने इकट्ठी वकालत शुरू की, और हर जगह मैं उनके साथ रहा। तो ये किसने टेम्परिंग की? देखिए ये तो आपको डिग आउट करने वाली बात है कि कौन लोग हैं जिन्हें उनके फैसले पसंद नहीं हैं, कौन लोग हैं कि जो उनको डिक्टेट करते हैं जी कि डू दिस एंड डोंट डू दिस। तो ज़ाहिर है ये तो मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। 6 जजों ने खत लिखा था, उसमें तारिक जहांगीरी साहब भी शामिल है। जी बिल्कुल, तारिक जहांगीरी साहब। आपके ख्याल में वो एक फैक्टर हो सकता है?
वो हो सकता है जी, पर उसके बाद देखिए ना हाई कोर्ट के जजेस का उनका उस खत में था क्या? वो ये कहते हैं ना जी कि हमें इंटरफेरेंस हो रही है, हमारे फैसलों को बदलने की कोशिश हो रही है। तो ये एक पूरी कैंपेन, इससे देखें ना, जब तक ये चीज़ें सामने नहीं आई, कोई ऐसा इशू नहीं आया, कोई ख़त नहीं लिखा गया, कोई इस तरह के प्रेशर्स नहीं आए। लेकिन जब एक ख़ास सियासी जमात के केसेस आए, उनको टेकअप किया गया, इलेक्शन के जो चोई साहब के जो मामलात आए वो टेकअप किए गए। लेटेस्ट ट्रिब्यूनल का मामला ही है ना, तो लेटेस्ट जो मामला है गालिबन ट्रिब्यूनल का ही होगा। और उसी वजह से देखें ना, और देखें सर, बात ये गुजारिश ये है कि आप, अदलिया का एक अपना तकरीम है, मैं अदलिया के किसी फैसले से, जज से मैं मुतफिक नहीं हूँगा। मैंने आज भी उसी बेंच में एक केस किया, मैं हार गया, वो आई लॉस्ट दैट केस, लेकिन मेरे पास अगले फोरम मौजूद है ना। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि आप पाकिस्तान में अगर देखें ना, जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी, और ये हम सब कहते हैं, चोई साहब की जमात के लोग भी कहते रहे जब इन पे ज़ेर अताब थे, ये भी कहते हैं आजकल। लेकिन अगर हम जुडिशरी को आज़ाद नहीं करेंगे, जुडिशरी के विंग्स क्लिप करेंगे, उनको अपनी वेम्स और विशेज़ के मुताबिक हम कहेंगे आप फैसले करें, तो फिर तो जंगल का कानून होगा ना सर। फिर जज निशाने पे क्यों है जी इस वक्त, ख़ास फोकस मरकज़ क्यों, कोई ख़ास वजह? देखिए, इस्लामाबाद के हद तक तो ज़ाहिर है एक वो ख़त था जो उन्होंने दिया। क्यों ख़त लिखना पड़ा? माजी में तो कहते थे ये जजेस और जनरल्स का गठजोड़ होता है, यही कहते थे जी, होता है, लेकिन मैं दोनों मिलकर पॉलिटिकल गवर्नमेंट को उठा के परे फेंक देते थे। मैं चूँकि जितने भी जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, इनमें से मोस्टली हमारे मेंबर्स बाहर भी रहे, हमारे साथ कुलीग भी रहे। और मैं अतर मुल्ला साहब जो हमारे देन चीफ जस्टिस थे, मैं उनको बड़ा क्रेडिट देता हूँ कि जब ये जजेस को एलिवेट किया गया तो उन्होंने उन एजेंसीज़ की रिपोर्ट पर रिलाई नहीं किया। उन्होंने इनके पर्सनल क्रेडेंशियल्स को, इनके जो अपराइटनेस थी उसको देखा, और इनके जो प्रोफेशनल जो इनकी अप्रोच थी उसको देखते हुए उन्होंने ये जजेस एलिवेट किए। और मैं इनको जो पर्सनल भी जानता हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से कोई एक जज भी ऐसा होगा जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए केस के फैसले करेगा, जो किसी के दबाव में आके फैसले करेगा, जो ब्राइब्ड होकर फैसले करेगा, जो किसी और कंसिडरेशन के हवाले से। मैं इसलिए ये शायद मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन चूँकि मैं इस बार का मेंबर हूँ और ये यहाँ से एलिवेट हुए मोस्टली लोग, ये तकरीबन एक खातून को छोड़ के और अरबाब साहब को छोड़ के बाकी सारे जजेस जो है हमारे इस बार के बाद फैसले थे जस्टिस आमिर फारूक के और जस्टिस कियानी साहब के। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे वो अच्छे नहीं लगे माजी के उनके कुछ फैसले, और मैं उन फैसलों के मुतालिक राय नहीं सही रखता। लेकिन अभी मुझे लगता है कि सब जज एक ही जगह पर खड़े हैं, यूनिटी है उनके अंदर। वो आज जस्टिस आमिर फारूक भी साथ खड़े हैं, जस्टिस कियानी सबसे ज़्यादा दबंग लगते हैं। हालांकि उनकी बात फैसलों के ऊपर मेरी बड़ा तनकीद थी, मुझे लगता था ये सही फैसला नहीं करूँ ना कि आज भी ज़रूरी नहीं है कि जो जज फैसला करे वो दुरुस्त हो, 100% दुरुस्त हो। लेकिन ये हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का निज़ाम है, इसमें यू हैव टू गो डाउन। आपको अगर एग्रीव्ड हैं, जैसे ट्राइब्यूनल है, और मैं अर्ज़ करूँ कि ज़िम्मन बात आ गई, ट्राइब्यूनल जो तारिक जहांगीरी साहब का बना, ही इज़ इन द ट्राइब्यूनल बाई वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट। सो इसका सारे का सारा जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, उनका प्रोसीजर डिफरेंट है। और जैसे आपने भी पॉइंट आउट किया कि मे बी इन फ्यूचर इन पिटिशन में से कोई या इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करे कि सर चीफ जस्टिस को कि सर जो बाकी केसेस हैं, जो साइंड केसेस हैं, वो इनसे फॉर द टाइम बिंग, जब तक ये ट्रिब्यूनल का फैसला नहीं आता, वो आप उनको ना करवाएं। और दूसरा एक बहुत अच्छा जो 17 का एक्ट था, इसमें एक बड़ा सेल्फ मैकेनिज़्म उन्होंने डेवलप किया कि 180 डेज़ का टारगेट डेट उन्होंने दी। उसमें उन्होंने कहा कि डे टू डे हियरिंग होगी। तो आप देखें ना, ये अगर हम उनसे गिला करें कि जी वाई यू आर डूइंग इट ऑन डे टू डे बेसिस, ये मैं समझता हूँ कि हमें उन लेजिस्लेचर से बात से गिला करना चाहिए। लॉ के अंदर आप में प्रोवाइड किया, सिर्फ लॉ ये कहे कि 1 लाख रुपया कॉस्ट क्यों डालते हैं। और ये कॉस्ट जो आप बात कर रहे थे चोई साहब से, ये रूटीन का मामला है, कोई एज नहीं होता कि जी कोई बताने के लिए कि जी कि कोई बहुत बड़ी बात हुई, ये रूटीन में करते हैं जी कि आपकी पिटीशन लेट है, आपको ये कॉस्ट डालते हैं। तो गुजारिश भी ये है कि वो ट्रिब्यूनल में अगर कोई गिला हो सकता है तो वो लॉ गिवर से हो सकता है, जिन्होंने दिया कि जी आपने क्यों 180 डेज दिया। अलीम साहब जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बाद अरकान ऐसे थे जिन्होंने पीटीआई की टिकट जमा कराई हुई थी और एफिडेविट भी जमा कराया हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला खुला है तो पता चला है कि वो 9 ऐसे अरकान हैं जिन्होंने एफिडेविट भी दिया हुआ है, टिकट भी जमा कराई हुई है। तो एज़ पार्लियामेंट्री पार्टी तो पीटीआई अभी भी एग्जिस्ट करती है इंडिपेंडेंस के बावजूद। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला इतना आसान नहीं होने जा रहा, कल आए या रिजर्व हो जाए, जब भी आए इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ट्रिकी डिसीजन। और हमारे पार्लियामान के अंदर जो कंपोजिशन है ना, वो भी चेंज हो जानी है।
ये तो 2/3 देख रहे थे हुकूमत वाले, लेकिन 2/3 तो पीटीआई की सीटें छीने तभी बनती है, वैसे नहीं बनती। जो कानून की मंशा है ना, वो कानून की मंशा है कि कोर्ट्स ने डिसाइड करना है विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ एक, लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये एक बड़ा मुसलमान कानून है हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस में। तो वैक्यूम में सुप्रीम कोर्ट फैसले नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद करके फैसले नहीं कर सकती। ये हर उस आदमी को पता है इस पाकिस्तान में कि जो लोग इंडिपेंडेंट जीते उनको बैकअप किसकी थी, उनको बैक में सपोर्ट किसने किया। फिर सब्सिक्वेंटली वो उन्होंने गवर्नमेंट में शामिल नहीं हुए, वो जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसमें शामिल नहीं हुए। दे ऑप्टेड कि जो एक और जमात में जाएं जो उनकी इत्तेहादी थी, जो इत्तेहादी थी। तो देखिए, कानून को अंधा नहीं होना चाहिए कि जी आप मेरे लोगों को डिसलॉज करें ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकलिटीज़। कानून एक ज़िंदा हकीकत है और वो तमाम जो एलिमेंट्स हैं जो सामने सामने आपको नज़र आ रहे हैं। और देखें ना, इंसाफ को भी तकाज़ा है ना कि आप एक जमात है, पीपल्स पार्टी है या एन है या कोई और जमात है, वो अपनी सीटें ले चुकी जो रिजर्व सीट थी जो अपनी स्ट्रेंथ की बुनियाद पे। तो अब ये कहाँ का इंसाफ होगा कि आप उनसे कहें कि जी ये चूँकि इन्होंने फ़लाँ लीडर के नाम पे वोटें ली थी लेकिन ये रिज़र्व में सीटें आपको दी जाएंगी। ये इट वुड बी अ वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन अगर सुप्रीम कोर्ट ये करती है कि जी नहीं, टेक्निकल की बुनियाद पे कि जी आपकी पार्टी नहीं थी, आपका सिंबल नहीं था, आपने अप्लाई नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि ये मुश्किल होगा सुप्रीम कोर्ट के लिए ये इसको डाइजेस्ट करना। इस बात को इनका केस टाइम बार्ड के हवाले से कहाँ स्टैंड? जी मैं बात करूँ कि और ये मैं एक और मैं आपको बात करूँ कि तारक जहांगीरी साहब हमें कभी भी नहीं लगा कि वो प्री डिटरमिन्ड माइंडसेट से फैसला करेंगे, बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक आज उन्होंने कहा है कि ये टाइम वाला इशू जो है ना जी करेंगे। वो देखें फैसले के अंदर आप देखिए, आप अगर ये प्रीएम्प्ट कर लें पहले ही कि जी वो ये फैसला करने जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादती है। नहीं, हमने देखिए ना, नहीं जो लोग उनको कहते हैं जी आप इससे डिस्टेंस कर लें इस केस से, या आपने तो एप्लीकेशन दी ना वहाँ ट्रांसफ़र की। मेरा अपना ये ख्याल है इन्होंने बजाय देकर जज ही तब्दील करने को बजाय इसके कि आप जज से लड़ें या लोगों से कहता हूँ कि जज से लड़ें, आप केस में लड़ें। ये बड़ा सब्सटेंशियल पॉइंट है इनका कि अगर ये एक स्पेशल ट्राइब्यूनल है, ये हाई कोर्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, एक स्पेशल ट्राइब्यूनल की स्पेशल पावर्स हैं। अगर वहाँ 45 दिन हैं और 43 दिन दायर करने के बाद, ऑब्जेक्शन लगाने के बाद वो वापस ले लेते हैं फाइल अपने पास, तो ये हाई कोर्ट इंटरप्रेट करेगी कि ये टाइम बार्ड हो सकता है। ये बिल्कुल करेगी कि आज 7 दिन के अंदर अंदर आपने वो ऑब्जेक्शन रिमूव करने थे, आपने ऑब्जेक्शन रिमूव 7 दिनों में नहीं किए, लिहाजा जब आपकी जो 22 दिन के बाद आपने जो पिटीशन फाइल की दोबारा, दैट वुड बी कंस्टिट्यूट एज अ टाइम बार्ड। ये हो सकता है, लेकिन वो स्टेज अभी आई नहीं ना सर। वो स्टेज आज डिस्कस हुआ, बल्कि उन्होंने अच्छी बात पॉजिटिव मैंने ये देखी, मैं खुद उसमें मौजूद था कोर्ट में। उन्होंने कहा कि जी आप जो एक एप्लीकेशन दें, ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपका जो इश्यूज़ हैं जो टाइम लिमिटेशन के हवाले से है, दोनों को, एक और जो हल्का था अंजुम वकील साहब वाला, उनको भी इसमें भी कहा, और कि जी आप दें और आप इसका जवाब दें ताकि ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें आएँ और हम उसको फैसला करें।